वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रहे पाठ्यक्रम पर विवाद, खोरठा भाषा नदारद होने से नाराजगी। देश भर में नई शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। रांची विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय है जहां नई शिक्षा नीति के तहत नामांकन कार्य शुरू किया जा चुका है। इधर उच्च शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम को लेकर एक प्रारूप तैयार किया है। हालांकि इस प्रारूप में महत्वपूर्ण भाषा खोरठा नदारद है और इसे लेकर खोरठा भाषा से जुड़े तमाम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। ज्ञात हो कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के तहत अब पठन पाठन का शुरुआत होगा। रांची विश्वविद्यालय इसे लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू कर चुका है। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति के तहत ही एक पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया है और इस प्रारूप का खोरठा भाषा से जुड़े विद्यार्थियों शिक्षकों ने विरोध जताया है। दूसरी बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद से ईडी ने की 9 घंटे तक पूछताछ, गुरुवार को फिर बुलाया ऑफिस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से ईडी ने बुधवार को लंबी पूछताछ की। अभिषेक बुधवार को दिन के 11:20 पर अपने अधिवक्ता प्रदीप सरकार के साथ ईडी कार्यालय पहुंचे थे। ईडी ने अभिषेक प्रसाद को 1 अगस्त को ही हाजिर होने का सम्मन दिया था, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर वक्त की मांग की थी। ईडी ने उनके द्वारा वक्त की मांग को अस्वीकार कर दिया था और 2 अगस्त को ईडी ने दोबारा उन्हें हाजिरी का सम्मन दिया था, जिसके बाद बुधवार को वह ईडी के जोनल ऑफिस पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के नाम पर तकरीबन 1 दर्जन कंपनियां निबंधित हैं। इन कंपनियों में अधिकांश अब स्ट्राइक ऑफ की प्रक्रिया में है। ऐसे में ईडी की टीम ने इन कंपनियों और उनमें निवेश के पहलुओं पर पूछताछ की। इधर कांग्रेस विधायक कैश कांड में दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को कार्रवाई से रोका, कोलकाता से महेंद्र गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक कैश कांड में पश्चिम बंगाल सीआईडी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को सीआईडी की टीम को दिल्ली पुलिस ने एक व्यवसायी सिद्धार्थ मजूमदार के घर के तलाशी लेने से रोक दिया। वहीं कोलकाता में दूसरी टीम ने व्यवसायी महेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल सीआईडी टीम को रोका, जिसमें इस घटना में दिल्ली के विशेष अभियान चलाने से रोक दिया। सूत्रों के मुताबिक भगोड़े कारोबारी महेंद्र अग्रवाल के साल्ट लेक हाउस में तलाशी अभियान के दौरान सीआईडी के अधिकारियों ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। मालूम हो कि कांग्रेस के 3 विधायक गुपचुप तरीके से विमान से कोलकाता होते हुए वहां के असम के मुख्यमंत्री से मिलने गुवाहाटी गए थे। उस समय सिद्धार्थ मजूमदार वही थे जिन्होंने असम के मुख्यमंत्री से कांग्रेस के 3 विधायकों का परिचय कराकर पूरी डील प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। मालूम हो कि उनका घर दिल्ली में है। अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में पेश हुए सीएस अदालत ने निर्वाचन कैडर के अधिकारियों को जल्द प्रमोशन देने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्वाचन कैडर के अधिकारियों को प्रशासनिक कैडर में समायोजन के बाद प्रोन्नति दिए जाने पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सूर्य नारायण प्रसाद की अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक सचिव कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। इस पर मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि अदालत आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया की जा रही है। समायोजन के बाद एक कॉमन वरीयता सूची बनाई जा रही है। जब तक इस मामले में निर्णय नहीं हो जाता तब तक राज्य प्रशासनिक कैडर में प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के 3120 पदों के लिए जेएसएससी ने निकाला विज्ञापन। झारखंड में प्रशिक्षित शिक्षकों के 3120 पदों पर वैकेंसी आई है। इसे लेकर जेएसएससी ने विज्ञापन जारी किया है। जारी विज्ञापन के अनुसार नियमित 2855 पदों पर और बैकलॉग के 265 पदों पर स्नातकोत्तर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 2855 पदों में से 2137 पदों पर नियमित नियुक्ति यानी कि सीधी नियुक्ति होगी। वहीं 718 पदों पर सीमित भर्ती यानी कि कार्यरत टीजीटी शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा। वहीं सीमित भर्ती में अगर इसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थी इस पद से भरे जाएंगे। आवेदन करने की तिथि 25 अगस्त से ऑनलाइन प्रारंभ हो रही है। वहीं 23 सितंबर तक आवेदन आप भर सकते हैं।
प्लस 2 के स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए कंप्यूटर आधारित मुख्य परीक्षा एक चरण में होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 में सामान्य ज्ञान और हिंदी की 100 अंक के प्रश्न रहेंगे। वहीं पेपर 2 में जिस विषय की परीक्षा होनी है उसके 300 अंक के प्रश्न रहेंगे। पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर होगा, लेकिन इसमें 33 अंक लाना अनिवार्य होगा। 33% अंक लाने पर ही संबंधित अभ्यर्थी के दूसरे पेपर की जांच की जाएगी। पेपर 2 में आने वाले अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसमें 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाना होगा। आप संपूर्ण जानकारी JSSC के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाकर आवेदन को पढ़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर, रजिस्टर्ड पुराने वाहन मालिकों को जल्द उपलब्ध कराया जाएगा HSRP नंबर। चंपई सोरेन। विधानसभा में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जल्द ही रजिस्टर्ड पुराने वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अभी यह मामला आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन है। ट्रिब्यूनल का अंतिम आदेश बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद जल्द समाधान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पूर्वी भारत की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलेगी। विधानसभा में दूसरी बार पारित हुआ विधेयक। झारखंड में पूर्वी भारत में पहली बार ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलेगी। झारखंड विधानसभा ने बुधवार को इससे जुड़े विधेयक को पारित कर दिया है। सनद रहे कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से जुड़ा एक विधेयक बीते वर्ष शीत सत्र के दौरान भी पारित किया गया था, लेकिन इसके हिंदी और अंग्रेजी प्रारूप में भारी अंतर की वजह से राज्यपाल ने उस पर मंजूरी नहीं दी थी। अब नए सिरे से तैयार विधेयक राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदन में पेश किया। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक में संशोधन की जरूरत बताते हुए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि विधेयक को भलीभांति समीक्षा और कार्मिक विभाग और वित्त विभाग से सहमति लेने के बाद पेश किया गया है। यह विधेयक राज्य के गरीब, दलित, आदिवासी वर्ग के हित में लाया जा रहा है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इसे पारित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, खतियानी संघर्ष मोर्चा के विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन, नई स्थानीय नीति की मांग। खतियानी संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व झामुमो विधायक अमित महतो के नेतृत्व में बुधवार को विधानसभा का घेराव किया गया। इन्हें निर्धारित बैरिकेडिंग के निकट रोक दिया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में आदिवासी मूलवासी युवा युवतियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद एक ज्ञापन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो को सौंपा गया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए अमित महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार पुरानी स्थानीय नीति को रद्द करते हुए नई स्थानीय नीति बनाने का वादा करके सत्ता में आई थी, मगर सत्ता में आए अब 3 साल पूरे होने को हैं, अब नई स्थानीय नीति नहीं बन पाई है। यह झारखंड राज्य के आदिवासी मूलवासी खतियानी धारी युवक युवतियों के साथ बड़ा विश्वासघात है। अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के बीमार होने पर मदद करने पर विचार, सदन में सरकार का जवाब। सदन में प्रवासी मजदूरों के बीमार पड़ने पर आर्थिक मदद पहुंचाने का मामला उठा। भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने यह मामला उठाया, जिसका जवाब देते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार वर्तमान व्यवस्था का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने कहा कि बीमार पड़ने पर प्रवासी मजदूरों की आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे मुश्किल समय में उन्हें आर्थिक मदद देने की जरूरत है। इस पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा में आर्थिक रूप से मदद पहुंचा रही है। आने वाले समय में इनके बीमार होने की स्थिति में भी मदद पहुंचाने के लिए वर्तमान व्यवस्था का दायरा बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य से करीब 8 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में काम के लिए पलायन करते हैं। अगली खबर, झारखंड के गरीबों को जमीन पट्टा देगी हेमंत सरकार, पीएम आवास का भी मिलेगा लाभ। झारखंड के भूमिहीन गरीबों को जमीन का पट्टा हेमंत सरकार उपलब्ध कराएगी और उन्हें पीएम आवास का भी लाभ दिया जाएगा। यह बातें मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया। मानसून सत्र के चौथे दिन विधायक दीपिका ने राज्य के भूमिहीन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास को लेकर सवाल की थी। उन्होंने कहा कि भूमि पट्टे नहीं रहने के कारण गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वर्ष 1985 के बाद सरकारी भूमि पर रह रहे भूमिहीन लाभुकों को जमीन का पट्टा एक्ट देकर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6144 के द्वारा प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इधर नई होल्डिंग टैक्स व्यवस्था पर सरयू राय ने उठाया सवाल। स्पीकर ने प्रभारी मंत्री को कहा पुनर्विचार करें। नई होल्डिंग टैक्स व्यवस्था का मामला सदन में जोर शोर से उठा।
निर्दलीय विधायक सरयू राय ने राज्य में लागू नई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आम लोग परेशान हैं। आम लोगों को 10 गुना से अधिक संपत्ति कर देना पड़ रहा है, जबकि व्यवसायिक और अवाणिज्यिक संपत्ति पर होल्डिंग टैक्स में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। उन्होंने विभाग की ओर से सरकार को उपलब्ध कराए गए उत्तर को गुमराह करने वाला बताया और इस पर आश्चर्य जताते हुए सदन के माध्यम से सरकार को नई होल्डिंग टैक्स पर पुनर्विचार की मांग की। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 348 मोबाइल ऐप को किया बैन। चीन को भेज रहे थे भारतीयों का डाटा। केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि चीन एवं दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल ऐप की पहचान की गई है और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है, जो यूजर की जानकारी एकत्र कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनधिकृत रूप तरीके से भेज रहे थे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार ने देश से बाहर सूचना भेजने वाले किसी ऐप की पहचान की है और ऐसे किसी ऐप का पता चला है तो क्या उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। इधर चतरा में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर विशेष नक्सल विरोधी अभियान पर निकली सीआरपीएफ 190 बटालियन और कुंदा थाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। इस दौरान जब सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया तो भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने का सामान भी मिला। जानकारी के अनुसार कुंदा थाना क्षेत्र के हारुल जंगल के सुरक्षा बलों और भाकपा माओवादियों के जोनल कमांडर मनोहर के दस्ते के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल में फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव और बम बनाने का सामान बरामद किया गया। इसमें 2 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 5 किलो के 2 गैस सिलेंडर, 3 किलो का 1 केन, नक्सलियों के 2 पिट्ठू बैग, 2 थैला, 50 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर और 250 ग्राम एक्सप्लोसिव पाउडर समेत भारी संख्या में नक्सलियों के दैनिक उपयोग के सामान जब्त किए गए हैं। इधर गोड्डा की बेटी को बेचने वाला पहुंचा सलाखों के पीछे। गोड्डा की आदिवासी को बेचने वाले मानव तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस दरिंदों को पकड़कर गोड्डा लाई है और दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस तरह मानव तस्करी में शामिल आरोपियों को उनके किए का फल दिलाने के लिए एक कदम बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बेची गई गोड्डा की लड़की को भी बरामद कर लिया है। सदर के सुंदर पहाड़ी थाने में आदिम जनजाति के एक शख्स ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उत्तर प्रदेश में बेचे जाने की शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को लखीमपुर खीरी से बरामद कर लिया। गोड्डा पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के नाम शिव प्रसाद, लखीमपुर निवासी दिलीप कुमार बताए हैं। अगली बड़ी खबर, जेजेएमपी का सदस्य कमलेश यादव गिरफ्तार। उग्रवादियों को करता था हथियार सप्लाई। लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के कुख्यात अपराधी कमलेश यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार उग्रवादी के पास से पुलिस ने 2 बंदूक और 19 जिंदा गोली के साथ 50,000 रुपये बरामद किए हैं। गिरफ्तार उग्रवादी कमलेश यादव मनिका थाना क्षेत्र के जानहो गांव का रहने वाला है। वह विभिन्न उग्रवादियों को हथियार भी सप्लाई करता था। गिरफ्तार उग्रवादी से पुलिस को कई अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर गुमला में 19 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा, डायन बिसाही के आरोप में 2 औरतों की कर दी थी हत्या। गुमला एडीजी 1 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने भरनो थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में 2 महिलाओं की हत्या किए जाने के मामले पर सुनवाई की। इस मामले में उन्होंने 19 महिलाओं को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 2 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसमें सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन ने पैरवी कर रहे थे। गुमला जिला के भरनो प्रखंड स्थित करंज थाना क्षेत्र के करौंदाजोर टुक्कू टोली गांव में 9 वर्ष पहले 11 जून 2013 को वारदात को अंजाम दिया गया था। इसमें डायन बिसाही के आरोप में 2 महिलाओं ब्रिजेनिया इंदवार और इग्नेशिया इंदवार की हत्या सामूहिक रूप से कर दी गई थी। इस मामले में दोषी पाए गए आरोपियों को भलेरिया इंदवार, इमिलिया इंदवार, करिया देवी सहित कई को आरोपी बनाया गया था, जिसमें नामजद दर्ज कराई गई थी।